Hello everyone, I am here today once again for you. So आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अबाउट ग्रेविटेशन, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूटन लॉ, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज़ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है, उसे स्पेस में कैसे लॉन्च किया जा सकता है, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है। इसी सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में जोनस केपलर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। उन्होंने एक्चुअली दो लॉज फॉर्मुलेट किए जो कि बेस था ग्रेविटेशन के ऊपर। उनका ऐसा कहना था कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल पाथ। इलेप्टिकल पाथ यहाँ नोट करने का ये पॉइंट है कि उन्होंने कहा था कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड तो घूमता है लेकिन वो कवर करता है एक इलेप्टिकल पाथ। इलेप्टिकल पाथ मतलब ऐसा पाथ जिसके कि सर्कल हम जानते हैं, सर्कल का एक सर्कल के चारों तरफ वो एक गोल जिसे हम कहते हैं, लेकिन इलिप्स उसे कहते हैं। इलिप्टिकल पाथ का मतलब वो है जहाँ पर दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ऑपोजिट साइड्स मतलब क्या, दो इक्वेटर और दो पोल यहाँ कंसीडर किया जाता है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पोल और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को इक्वेटर माना जाता है इलिप्स में। ओके, सो अर्थ इज ऑल्सो एन इलिप्स ऐसे कंसीडर किया था सर जोनस केपलर ने, और इसके बारे में भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। सो उन्होंने पहला लॉ यही दिया था कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ कंसीडरिंग सन एट वन ऑफ इट फोकाई। फोकाई का क्या मतलब है, यह फोकाई का मतलब है जैसे सर्कल में सेंटर होता है, इलिप्स में बिल्कुल वैसे ही फोकाई होता है, यानी कि सेंटर उस इलिप्टिकल पाथ का सेंटर है। मतलब उन्होंने कंसीडर किया कि जितने भी सारे प्लैनेट हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसका फोकाई यानी कि उसका सेंटर, उस इलिप्टिकल पाथ का सेंटर जो है वो है सन। ओके, सो उन्होंने सेकेंड लॉ जो दिया वो था अबाउट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट वैरीज इन सच अ वे दैट द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू द प्लैनेट स्वाइप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये है कि जो सारे प्लैनेट हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं वो इक्वल एरिया कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका ये मतलब है कि अगर किसी प्लैनेट ने उस इलिप्टिकल पाथ में सपोज कुछ डिग्री कवर किया, लेट द डिग्री बी थीटा, अगर उसने 1 आवर टाइम में थीटा एंगल कवर किया उस इलिप्टिकल पाथ का, तो वो अगर या फिर ऐसे मान सकते हैं कि वो पोल से लेके इक्वेटर तक गया 1 घंटे में। ये जस्ट एक एग्जांपल है, एक सपोजिशन है। तो उसे इक्वेटर से फिर पोल में जाने के लिए, साउथ पोल में जाने के लिए, नॉर्थ पोल से इक्वेटर में गया, ईस्ट इक्वेटर में, नॉर्थ पोल से ईस्ट इक्वेटर में वो अगर स्वाइप करेगा 1 घंटे में, तो फिर से ईस्ट इक्वेटर से साउथ पोल में भी जो कि इक्वल डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा फिर से और एक घंटे में। मतलब वो इक्वल एरिया कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये दूसरा लॉ था जोनस केपलर का। ओके, सो सर जोनस केपलर के बाद सर आइजैक न्यूटन ने फिर से ग्रेविटेशन के कुछ लॉज को पॉस्टुलेट किए। उन्होंने सबसे पहले कंसीडर किया दो बॉडी जिसका मास उन्होंने सपोज किया लेट द मास बी m1 एंड m2, और उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट द डिस्टेंस बी r। ओके, सो उन्होंने ऐसा पॉस्टुलेट किया, ऐसा बताया सर आइजैक न्यूटन ने कि जो फोर्स लगेगा उन दोनों बॉडीज़ के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि m1 इंटू m2, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि r स्क्वायर। सो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए अगर हम वहाँ पर एक कांस्टेंट पुट करना ज़रूरी है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा मतलब वहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड होगा उसको इक्वलाइज करने के लिए उस इक्वेशन को, तो हम यहाँ पर उस कांस्टेंट को ही ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। ओके, कैपिटल जी से उसे डिनोट करते हैं। सो इस फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, लेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बी कैपिटल F, m1 and m2 be the respective masses of the two bodies,
r be the distance between them, and let capital G be the gravitational constant. Okay, so we can write this formula as F is equal to G m1 into m2 by r square, where G is a ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और G का वैल्यू होता है, इसे प्लीज़ नोट कीजिएगा, G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। सो अब नेक्स्ट आता है अबाउट कि ग्रेविटेशन, ईच पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विच आर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है डेफिनेशन अबाउट सर आइजैक न्यूटन ने जो फॉर्मूला पोस्टुलेट किया उसका। और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स along the line joining the particle, डायरेक्शन क्या होगा उस फोर्स का, जो दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दो पार्टिकल्स के बीच में, तो उन दोनों के सेंटर से जो लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई होगा। ओके, सो अगर फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 में जो फोर्स लगेगा, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल 2 और पार्टिकल 1 में भी वही फोर्स लगेगा। अगर दोनों पार्टिकल को लेट द पार्टिकल्स बी नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2, या बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ बॉडी 1 एंड 2 प्लस फोर्स ऑफ बॉडी 2 एंड 1 इज 0। वो दोनों हमेशा इक्वल ही होगा, इसीलिए दोनों का सम 0 होगा। 0 इसलिए क्योंकि वो ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। कैसे ऑपोजिट फोर्स, इसका 0 अगर होगा तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में एक इक्वेशन को ले जाएं तो वो क्या होगा, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट जो जी कैपिटल जी है, वो न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मास एंड इट सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट आया कहाँ से, इसका वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट हम तब कर सकते हैं जब उन दोनों पार्टिकल का मास यूनिट लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस भी वो यूनिट होगा, यानी कि 1 होगा। ओके, तो फोर्स वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स के बारे में अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर सेंट्रल फोर्स। इसका क्या मतलब है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। हमने अभी डिस्कस किया कि ये एक सेंटर फोर्स है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो फोर्स भी अलोंग उस लाइन के ही अक्रॉस लगेगा। ओके, सेकेंड नंबर इज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग मीडियम का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा कोई मीडियम, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है और अगर एक्स्ट्रा बाहर से भी कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स यहाँ पर काम नहीं करेगा, सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा। ओके, और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। और टू ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो दूसरे या तीसरे किसी बॉडी का इसमें कोई रोल नहीं होगा, वो उस तीसरे बॉडी के ऊपर ये पूरा एक्शन डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स लग रहा है तो उन दोनों बॉडीज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक्चुअली वैलिड होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पर ही। ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज़ वेरी स्मॉल। इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो बहुत ही स्मॉल है। इससे पहले भी हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इससे पहले के वीडियोस में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक फोर्सेस में एक और भी फोर्स था, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ वीक फोर्स, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत स्मॉल होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे इसके टाइटल से ही पता चल रहा है एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। सो पहले इसको डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल है कि एक्सेलरेशन किसी बॉडी में प्रोड्यूस होगा, लेकिन किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, से टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के तरफ ही हमेशा, अर्थ के सेंटर के तरफ ही हमेशा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। यानी कि कोई भी फ्री फॉल अगर एक केस होता है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हम उसे ही कहते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से अगर ड्रॉप करेंगे तो वो हमेशा, मतलब ड्रॉप करने का क्या मतलब है, उस बॉडी का एक मास है उस और वो जब नीचे आएगा, जब नीचे गिरेगा तब उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? ग्रेविटेशन की वजह से। जो फोर्स अर्थ लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा। उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। ये एक फिनोमिना है फ्री फॉल। इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। उस ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसीलिए वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे हम स्मॉल जी से लिखते हैं। इसे फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? अगर दो पार्टिकल है तो दो पार्टिकल का मास सिमिलर, वही m1 एंड m2। दूसरे पहला पार्टिकल अगर अर्थ है और दूसरा पार्टिकल वो ऑब्जेक्ट है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? वो ऑब्जेक्ट मतलब m2 इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका? उस ऑब्जेक्ट का। इसीलिए उस ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब फोर्स। यहाँ पर फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास किसका? उस ऑब्जेक्ट का। और एक्सेलरेशन किसका? उसी ऑब्जेक्ट का। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ, इसीलिए हम इसको ए नहीं स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। फोर्स को लिख सकते हैं m2g इज इक्वल टू, फिर से वही होगा फोर्स का फॉर्मूला जो अभी हमने न्यूटन ने जो फॉर्मुलेट किया, g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल m1 लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ अर्थ का मास ले रहे हैं। अर्थ का मास उस ऑब्जेक्ट के कंसिडरेशन में बहुत बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पर हम कैपिटल M1 ले रहे हैं। सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला एज m2g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये होगा हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। और इसे हम लोग अगर शॉर्ट करेंगे, मतलब इससे अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहेंगे, तो हमारा फॉर्मूला आएगा m2 दोनों साइड से इक्वलाइज हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M1 बाई आर स्क्वायर। ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। अब आते हैं मास एंड मीन डेंसिटी। मास ऑफ द अर्थ क्या होगा? तो इसी से हम मास ऑफ द अर्थ निकाल सकते हैं। m1 कैपिटल M1 इज द मास ऑफ आवर अर्थ। इसी इक्वेशन से अगर हम मास ऑफ द अर्थ निकालना चाहें तो हमारा मास निकलेगा m इज इक्वल टू GR2 बाई GR स्क्वायर बाई कैपिटल G, मतलब स्मॉल g इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाय कैपिटल G। कैपिटल R स्क्वायर यहाँ पे हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ ले रहे हैं। फिर से मैं बता रही हूँ कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए हम उसे बिग साइज ले रहे हैं, यानी कि कैपिटल लेटर्स में ले रहे हैं। तो डेंसिटी हमें पता है क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। सो हम इसे लिख सकते हैं कैपिटल G और बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ सर्कल क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसे हम अगर डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो हमारा डेंसिटी आएगा 3g/4 पाई कैपिटल R और कैपिटल G। इसे आप पेन पेपर में मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ ही कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को भी इस इक्वेशन में कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। Let's move to the next topic, which is variation of acceleration due to gravity। वेरिएशन जो आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वो क्यों आता है? ये एक्चुअली 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है हाइट, दूसरा फैक्टर है डेप्थ, तीसरा है शेप ऑफ द अर्थ एंड चौथा है रोटेशन ऑफ द अर्थ। सबसे पहले ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड, as one goes above the surface of the earth, value of acceleration due to gravity gradually goes on decreasing. If gh be the value of acceleration due to gravity at height h from the surface of the earth, then उसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करने से पहले इसका मतलब समझते हैं। मतलब इस डेफिनेशन से पता चल रहा है, डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट को हम
ग्रेविटी से यानी कि अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाएंगे, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होना ही है, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा था वो कम होता चला जाएगा। ओके, और फिर इसको अगर हम फॉर्मुलेट करना चाहें एट हाइट एज पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो होगा g और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1 माइनस 2h बाई आर। ओके, ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट है अबाउट डेप्थ। ये डेप्थ के जैसे एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ जैसे डिक्रीज करेगा, अर्थ के नीचे जाने पर भी, कोर सेंटर में जाने पर भी ये डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्चुअली अर्थ के सरफेस पर है, ना ही अर्थ के बहुत ज़्यादा ऊपर किसी एक लेयर तक। अर्थ के ऊपर 4-5 लेयर्स हैं। ओके, और ऑफ कोर्स 5 लेयर्स हैं। तो जब वो एक लेयर आता है, सबसे पहला लेयर टोपोस्फेयर, तो टोपोस्फेयर के जब नज़दीक आ जाता है तब वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होता, और धीरे धीरे जब वो 5 लेयर क्रॉस कर जाता है तब तो बिल्कुल ही नहीं होता, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के कोर में चला गया तो वहाँ पर अर्थ के कोर में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो ही होगा। सिर्फ अर्थ की सरफेस पर ही ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट which is about effect due to rotation of earth. It decreases on rotation of earth and increases with increase in latitude. latitude का क्या मतलब है? जितना जितना एंगल वो शिफ्ट कर रहा है, कौन? अर्थ जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है वो एक एंगल शिफ्ट भी कर रहा है सन के चारों तरफ, तो रोटेशन होने की वजह से वो डिक्रीज करेगा, लेकिन लैटिट्यूड जितना जितना एंगल शिफ्ट होगा वैसे वैसे वो इंक्रीज भी करेगा, तो ये इक्वलाइज हो जाएगा। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं जी थीटा। थीटा अगर वो एंगल शिफ्ट अगर थीटा हुआ तो जी थीटा इज इक्वल टू जी, और फिर ब्रैकेट यहाँ देंगे 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है यहाँ पर? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होगा ना यहाँ पर ओमेगा बाय स्मॉल जी और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस यहाँ पर हमारा एंगल शिफ्ट है। ओके, और यहाँ पे थीटा क्या है? लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट। लैटिट्यूड यानी कि वो एंगल। उसके बाद आते हैं इफेक्ट ड्यू टू शेप। इफेक्ट ड्यू टू शेप में यहाँ पर जैसे कि पहले स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि इलिप्टिकल पाथ कवर कर रहा है, इसीलिए ऑपोजिट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पोल्स होंगे, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट साइड, इन दोनों को हम इक्वेटर्स कहेंगे। तो इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ इज लॉन्गर देन इट्स पोलर रेडियस। इक्वेटोरियल रेडियस यानी कि ईस्ट वेस्ट का जो रेडियस है वो ज़्यादा लंबा है नॉर्थ साउथ पोल के पोल्स के का जो रेडियस है उससे। ओके, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा। किसके रेस्पेक्ट में? इक्वेटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पोल का रेडियस कम है इक्वेटर के रेडियस से। ओके, नाउ about gravitational field. Gravitational field is actually a space around a body within which it attracts by within which its gravitational force of attraction is experienced by other bodies is called gravitational field. Gravitational field वो एरिया है या फिर वो स्पेस है जिसके अंदर ग्रेविटेशन कोई ऑब्जेक्ट उस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी कि उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में रह सकता है, ऐसा स्पेस, उसी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। इस चैप्टर के और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आप सबके साथ नेक्स्ट यूट्यूब एपिसोड में डिस्कस करूँगी। ओके, आज का ये टॉपिक यहीं तक। आई विल मेक श्योर यू दैट आई विल कम सून विथ एपिसोड 2। थैंक यू।